नमस्कार। शिवम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। मेरा समस्त राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों से निवेदन है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद। नेपाल में जो कुछ हुआ और इस दौर में जब ये उथल पुथल हो रही थी और उथल पुथल शांत हो गई थी और नए प्राइम मिनिस्टर की खोज चल रही थी, तब एक बयान आया, मैं मोदी जी को नमस्कार करती हूं। यह बयान था नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड महिला जज, मुख्य महिला जो मुख्य जस्टिस थी सीजे सुशीला कार्की, ये उनका बयान आया था। तब तक उनका चयन उसमें नहीं हुआ था, प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं हुआ था, लेकिन दो तीन जो नाम तैर रहे थे उसमें जो है उनका नाम चल रहा था। हालांकि इस बीच एक दो और तगड़े कैंडिडेट थे जो इसके पीछे थे, जो इस आंदोलन में सक्रिय भागीदार थे, उनका भी नाम चल रहा था। लेकिन अल्टीमेटली जब सेना ने हस्तक्षेप किया तो जाकर के इसमें निर्णय जो लिया गया, तो श्रीमती सुशीला कार्की मुख्य न्यायाधीश नेपाल की, उनको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। जब उनके प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति हुई तो उनके वो शब्द वो मुंह से कहे हुए नहीं थे, लेकिन अखबारों में छपे थे। मतलब कहा तो उन्होंने होगा, लेकिन अखबारों में जो ये छपे थे, यहाँ पर भारत में जो है जो विपक्ष के लोग हैं उनके कानों पर शीशे की तरह, पिघले शीशे की तरह वो शब्द गए होंगे। नेपाल में जो क्रांति हुई, अब ये रहस्यमय है कि इसमें किसका हाथ था, चीन का हाथ था या CIA का हाथ था, यानी US का हाथ था। इस बात की संभावनाएं तो लग रही थी कि भारत के चारों तरफ या जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसमें अमेरिका विशेष रूप से दिलचस्पी ले रहा है, क्योंकि ये कॉन्टिनेंट उसके प्रभाव में था, अब तक चीन के प्रभाव में है, तो इसलिए वो एक एक करके सारी जगह उखाड़ रहा था। तो ये भी माना जा सकता है कि ये जो क्रांति हुई, ये जो विद्रोह हुआ, जो प्रोटेस्ट हुए, इसमें US का हाथ होगा, अगर चाइना का नहीं है। लेकिन जिसका भी हाथ रहा होगा, अल्टीमेटली ये फायदा हुआ भारत को। हालांकि एक कोई बिस्टे भारत के जो है इसमें इंटेलिजेंसी में है, काफी नाम उनका आता है, लक्की बिस्टे, पता नहीं क्या बिस्टे, तो बताते हैं उन्होंने कई महीने पहले इस बात की घोषणा कर दी थी कि भारत में भी, नेपाल में भी इस तरह की क्रांति हो सकती है, जिस तरह की बांग्लादेश में हुई, श्रीलंका में हुई, या पाकिस्तान में भी आप इसे क्रांति कह सकते हैं। आसिम मुनीर का जो बैठना हुआ सत्ता में, तो कुल मिलाकर के जो है ये एक भारत के लिए सुखद खबर है, एक बयार है, ठंडी से बयार है, क्योंकि लगातार जब से नेपाल में जब से ये लोकतंत्र स्थापित हुआ, लोकतंत्र यानी जब से राजशाही खत्म हुई, लगभग आप 2008 से मान लीजिएगा, उसके हालांकि बड़ा लंबा इतिहास है इसका, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो उसके बाद से जो नेपाली कांग्रेस थी और उसके बाद से लगातार कम्युनिस्टों का इस पर कब्जा रहा। कम्युनिस्टों का कब्जा होना, पहली बात तो कम्युनिस्टों का होना मतलब ये है कि चीन के वो है, पक्षधर है, जो हमारे निकटतम पड़ोसी, और सिर्फ निकटतम पड़ोसी नहीं है, बल्कि उनके साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। और ये है कि आप वहाँ जा सकते हैं, वो यहाँ आ सकते हैं। हमारी सेना में जो नेपाल के लोग हैं वो सब हैं। तो वो उस देश में अगर भारत के खिलाफ सरकारें आ जाए, जैसे कि आई, जितने भी कम्युनिस्ट थे, प्रचंड हो गया, ये ओली हो गए, या इस बीच कई आए, शेर बहादुर देवपा। एक कारण ये भी था कि पिछले 17 सालों में 14 प्रधानमंत्री बदले गए, ये भी एक उसका कारण था। लेकिन जो लोग इस बात का जश्न मना रहे थे भारत में बैठे हुए कि देखिए नेपाल में जो है क्रांति हो गई, वहाँ के प्रधानमंत्री को भगा दिया, वहाँ के उप प्रधानमंत्री को, मंत्री को पीटा गया, उनका जुलूस निकाला गया, या जिस ढंग से की वो बात थी, तो बड़े खुश हो रहे थे। और वो हर बार खुश होते जब भी हमारे पड़ोसी देश में कोई संकट पड़ता, तो उसको उम्मीद करते हैं कि इसके बाद भारत। लेकिन जब धीरे धीरे करके खबरें चलने लग गई, इसका विश्लेषण होने लग गया, तो जो उछल रहे थे वो सन्नाटे में आ गए, वो सन्नीपाती में आ गए। क्यों? इसके पीछे चाहे षड्यंत्र किसी का भी रहा हो, लेकिन जो मुख्य कारण दो थे। एक क्या था? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के खिलाफ वहाँ की जनता बहुत
परेशान थी। जो नेताओं के बेटे हैं या बेटे बेटियां दामाद जो भी है, उन लोगों ने जो है इसको बड़ा बढ़ावा दिया। उन लोगों से लोग खासकर परेशान थे। कहने को तो कम्युनिस्ट हैं, लेकिन उनके और समाजवाद की बात करते, साम्यवाद की बात करते, सबकी बराबरी की बात करते, लेकिन इनके जो बच्चे थे उनको जो है आगे बढ़ाया जा रहा था। उनके लग्जरी जीवन जी रहे थे और आम नेपाली जो है परेशान था, गरीबी से, भ्रष्टाचार से। भाई आखिर वो भी तो देश ही है। अगर वहाँ राजनीतिक स्थिरता होती तो वो भी आगे बढ़ सकता था। जैसे पूरी दुनिया है, तो जिसको मौका मिले उसको मौका मिलना चाहिए था। उसको जो एक टर्म है निपो किड करके, कि जो है जो इनके किड्स हैं, जो बड़े लोग हैं, जो सत्ताधारी है, उसमें कम्युनिस्टों के बच्चे हैं, चाहे वो दहल के बच्चे हो, ओली के बच्चे हों, सब वो हों। तो एक इसके पीछे ये था और दूसरा भ्रष्टाचार था। तो जो यहाँ पर जो निपो किड्स है, जैसे राहुल गांधी हो गया, अखिलेश हो गया, तेजस्वी हो गया, ये ठाकरों के बेटे हो गए, स्टालिन के बेटे हो गए, तो जो अब तक इसको मना रहे थे और जो चाह रहे थे कि भारत में भी ऐसा हो, वो सन्नाटे में चले गए। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसको सबसे पहले सूंघा जो लोगों को दूसरा गोदी मीडिया बोलता है, रवीश कुमार, जो खुद एक गटर का मीडिया है, 10 जनपद का गटर का मीडिया है, उसने इस बात को समझा सबसे पहले। और वो इस जो हिंसा जो हो रही थी उसका खिलाफत करने लग गया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और इसकी कल्पना भारत में नहीं की जानी चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जबकि वही लोग हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में हिंसा को बढ़ावा दिया, जिन्होंने सीए के आंदोलन में हिंसा को बढ़ावा दिया, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो जो लॉ, जो चिंगारी वहाँ जली वो यहाँ जले। तो यहाँ से जो है ये शुरुआत हुई, जो जब इनको समझ में आ गया कि इस बात का फर्क, जो वहाँ की भावनाएं हैं, अगर वो भावना यहाँ आई तो ये जो विपक्ष के लोग हैं, जितने भ्रष्टाचारी है, जितने भी निपोकिड हैं, इन सब पे फर्क पड़ेगा। इनके खिलाफ वो है, जनमत है। इसलिए सब सन्नाटे में चले गए। अब इसके बाद जब विधिवत में प्रधानमंत्री चुनी गई, कई लोगों को हरा कर गई, क्योंकि इसमें सेना की बड़ी दखलंदाजी थी। सेना ने भी अपनी पूरी जो स्थिति थी अपने कंट्रोल में ले ली। तो उन्होंने सोच समझ करके, ऐसे नहीं कि किसी को भी सत्ता पहुंचा दे, किसी के हाथ में सत्ता समझ दे कि भाई ये लोग आंदोलनकारी हैं, नहीं, सोच समझ करके, क्योंकि इनका इतिहास बहुत अच्छा इतिहास रहा है। जो कार्की हैं, सुशीला कार्की, जो श्रीमती सुशीला कार्की जो पूर्व जस्टिस रही है, चीफ जस्टिस रही है नेपाल की, और उनका संबंध भारत से भी है। उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन BHU से किया, तो उन्होंने कभी जिक्र भी किया था इस बात का कि हम कैसे वहाँ रहते थे, और उसके गंगा के तट पे हॉस्टल था और हॉस्टल के हम गर्मियों में छत में सोते थे। ये उनका वो आया है। तो स्थिति इससे समझी जा सकती है उनका भारत के प्रति क्या लगाव है। और उन्होंने जो है तो इसका रेसिप्रोकेट किया। कल मणिपुर से जो है प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ये सब कुछ हुआ, तो उन्होंने क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने? कांग्रेचुलेशंस नेपाल से फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की जी ऑन अज्यूमिंग ऑफिस। PM Modi said her appointment is a shining example of woman empowerment। तो उन्होंने इस बात की मणिपुर से बधाई दी। I want to congratulate Karki on behalf of 140 crores of Indians, PM Modi said while speaking in the Manipur capital. Karki, occupying the top post of the country, is an example of women's empowerment. I am confident that she will pave the way for peace, stability and prosperity in Nepal। तो ये सिर्फ नेपाल के लिए नहीं है, ये भारत के लिए भी है। क्योंकि भारत अब तक इतने सालों तक, ये 15-20 सालों तक जो है भारत विरोधी शक्तियाँ वहाँ सत्ता पर रही, और भारत के खिलाफ वहाँ जहाँ पर भी गैर हिंदू होते हैं वहाँ पर जो है ये लोग भारत के खिलाफ भी बनाते, चाहे बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो, पाकिस्तान तो खैर है ही है। ये लोग जो बाहरी शक्तियों के दबाव में रहते हैं, भारत के खिलाफ एक माहौल बनाते हैं। चाहे मालदीव में हो, आपने देखा वो कितना हो रहा। अल्टीमेटली भारत की विजय होती है। सब अल्टीमेटली मानते हैं, जब ये सारे तत्व जो उपद्रवी तत्व है जब खत्म हो जाते हैं तो फिर ये माना जाता है। तो ये रेसिप्रोकेट किया गया, क्योंकि भारत और नेपाल के संबंध अच्छे होने बहुत जरूरी। कई चीज़ें डिस्प्यूट क्रिएट किए गए थे डिपू लेक में, और एक दो चीज़ें और भी अपना नक्शा वो बदलते रहते हैं। तो ये चीज़ें जो है आने के बाद जो है ये सुधर जाएंगी। दूसरा क्या है कि नेपाल जो है
आईएसआई का एक अड्डा है। भारत की सीमा से लगे हुए कई क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा से, नेपाल से लगे हुए, जहाँ की आईएसआई का जाल वो किया हुआ। अगर एक अच्छी सरकार आएगी तो हमें यहाँ से खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा नेपाल का संबंध ऐसा है कि वहाँ कोई पासपोर्ट ही कोई वही नहीं है जो जब चाहे तब आ सके। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए ये सब जो है किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत उम्मीद है कि अब भारत और नेपाल के संबंध प्रगाढ़ होंगे। हालांकि वे अंतरिम प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने वायदा किया कि 6 महीने के अंदर हम चुनाव कराएंगे। देखना ये है, और अच्छा ये किया कि 6 महीने के अंदर कहा, कोई लंबा टाइम नहीं लिया। जैसे सीआई के पपेट जो मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश में बैठा हुआ, उसे जो है टाइम पर टाइम बढ़ाया जा रहा, चुनाव वो नहीं कराने जा रहा, वो अपनी डिक्टेटरशिप ही जा रहा। तो ये एक बहुत अच्छा संयोग है, बहुत अच्छा प्रयोग है, क्योंकि 6 महीने तक ये जो कड़वाहट है मिटी नहीं रहेगी, और जिन लोगों के खिलाफ है, जिन पार्टियों के खिलाफ ये आंदोलन हुआ, वो दोबारा सत्ता में नहीं आ सकती, और वो दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे, यानी भारत विरोधी लोग जो है सत्ता में काबिज नहीं होंगे। तो एक अच्छा अवसर है। उम्मीद है भारत और नेपाल के रिश्ते पहले की तरह अच्छे होंगे, और नेपाल एक हिंदू राष्ट्र, इकलौता हिंदू राष्ट्र पूरी दुनिया में, वो फिर उस तरफ भी लौट सकता है, ये हमारा मानना है, और लौटना भी चाहिए। उनका तो जो राजा थे, आज भी राजा की बहुत इज्जत है वहाँ पर, तो वो तो भगवान विष्णु ही माने जाते थे, भगवान विष्णु के अवतार। जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड में, उत्तराखंड के राजा को जो है भगवान विष्णु का अवतार होकर बोलदा बद्रीनाथ कहते हैं। बोलंदा बद्रीनाथ, बद्रीनाथ माने बद्री भगवान, माने भगवान विष्णु। तो ये हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समय जो है अच्छा गुजरेगा, आगे वहाँ स्थिरता रहेगी और भारत को एक मित्र देश बनेगा, और जो लोग सोचते हैं कि वो लहर यहाँ आएगी, वो दिमाग से निकल जाएगा। धन्यवाद। फिर निवेदन है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।